आज की क्लास में बेटा अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और किस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स में चेंज होगा दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला था हमारे पास, दैट फार्मूला वाज फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, है ना। यहां फॉर्मूले में बेटा तीन चीजें हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के भी हमारे पास तीन बेसिक तरीके हो गए। सबसे पहला तरीका है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है बाय चेंजिंग एरिया, तीसरा है बाय चेंजिंग एंगल, जिसमें से एक आप पढ़ चुके हैं बाय चेंजिंग एरिया। चेंजिंग एरिया वाला कॉन्सेप्ट बताओ जरा, कहां पढ़ा है आप लोगों ने? पहला तरीका है चेंजिंग एरिया, जिसको हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ में पढ़ा है। सोचो, अगर हम लोग रॉड को लेफ्ट में लेकर आ रहे थे या राइट में लेकर जा रहे थे तो क्या उससे एरिया घट रहा था या एरिया बढ़ रहा था? तो हम लोग ने एरिया को चेंज करने वाला काम किसमें किया है? मोशनल ईएमएफ में। ये पहली चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करने वाला काम जस्ट अभी हम लोग करने वाले हैं। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, उसको भी अभी देखेंगे, एडी करंट जिसको बोलते हैं। सो सेकंड है चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये काम होगा हम लोगों का एडी करंट के कॉन्सेप्ट में, जो कि जस्ट इसके बाद का है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। और तीसरा जो अभी जस्ट अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, दैट इज चेंजिंग एंगल। चेंजिंग द एंगल। एंगल को चेंज करने वाला काम किसी भी जनरेटर में होता है। किसी भी जनरेटर को बेटा कैसे स्टार्ट करते हैं? हैंडल लगा के घुमाते हैं उसको। घुमाने का मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग किसी कॉइल को घुमा रहे हैं। अब जरा सोचो, यहां पर अगर कॉइल घूमेगा तो क्या उसका एंगल चेंज होगा? यहां पर सोचो, इस फॉर्मूले में हम सबने पढ़ रखा है थीटा बराबर ओमेगा टी हो सकता है। ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है, ये आपने 11th में पढ़ रखा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में घूमता है तो यहां पर जब वो था तो उसने मान लो जीरो एंगल बनाया था। घूमते घूमते जब वो ऑब्जेक्ट यहां कहीं पहुंचा था तो उसने कुछ एंगल थीटा बना लिया था। ठीक। जब हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ते हैं बेटा तो डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी की बात करते हो तो नॉर्मल वेलोसिटी का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एंगुलर वेलोसिटी की अगर बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है भाई? ओमेगा, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बिल्कुल ऐसे ही आपने एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन भी पढ़ रखा है, अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। क्लियर? अब यहां पर हम लोग के पास फॉर्मूला आता है कि अगर ओमेगा चेंज इन एंगल अपॉन टाइम इंटरवल है तो एंगल जो हमारा है डेल्टा थीटा, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। मतलब एंगल को हम एंगुलर स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम लिख सकते हैं। बोलो भाई, एंगल कैन बी रिटन एज ओमेगा इंटू टाइम। तो हम लोग उस वाले एक्सप्रेशन में यही लिखने वाले हैं, एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टाइम। तो जरा सोचो, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या? बी ए कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। बी ए कॉस ओमेगा टी। ये सीन यही है किसी भी जनरेटर का कि एक तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, एक तरफ मैग्नेट का साउथ पोल है, और इसके बीच में हम लोगों ने किसी एक कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को रखा है। और इस कॉइल से यहां से ऐसे, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा, इस तरीके से दो वायर्स निकलते हैं, फिर उधर कम्यूटेटर या स्लिप रिंग लगा होता है जिससे उसको घुमा करके फाइनली अगर हम लोग यहां पर इस कॉइल को इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं तो घुमाने का मतलब क्या हुआ? उसका एंगल चेंज हो रहा है, और अगर उसका एंगल चेंज हो रहा है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स भी वहां पर चेंज हो रहा होगा। क्लियर? और अगर यहां पर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो जरा चेक करो, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, और अगर इसी को डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो वी विल गेट ईएमएफ। ईएमएफ का फॉर्मूला आपने यहां पढ़ा लेंज लॉ के अकॉर्डिंग, दैट इज माइनस का डी फाई ओवर डी टी।
तो माइनस का डी बाई डी टी ऑफ फाई फ्लक्स, फ्लक्स कितना है बी ए कॉस ओमेगा टी, तो जरा चेक करो बी इंटू ए बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है। कॉस ओमेगा टी का बेटा डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस का होता है ना माइनस साइन थीटा, तो बनेगा माइनस का साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का एक बार फिर से करेंगे यूजिंग चेन रूल, ओमेगा का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? तो ये बन गया बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू आ गई किसकी, ईएमएफ की। तो ईएमएफ की वैल्यू आ गई बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। कोई डाउट हो इसमें तो बताओ। क्लियर? फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसी में कॉइल के एन नंबर ऑफ टर्न्स हो जाएं, तो फॉर एन टर्न्स यही फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा, E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी बन जाएगा। इसमें n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, b का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, a का मतलब एरिया, और ओमेगा एंगुलर स्पीड, और t क्या है, टाइम। टाइम अगर लगातार चेंज हो रहा है तो चेक करो ओमेगा टी लगातार चेंज हो रहा है। ओमेगा टी यानी कि साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा कितनी होती है, -1, मैक्सिमम कितनी होती है, +1। तो क्या इस ईएमएफ की भी मिनिमम वैल्यू होगी -nba ओमेगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी +nba ओमेगा। सही है भाई, जब साइन थीटा -1 होगा तो ये भी नेगेटिव होएगा, जब यही साइन थीटा मैक्सिमम होगा +1 होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है? इसका मतलब ये जो पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को हम लोग ई नॉट कह सकते हैं। तो दैट विल बिकम ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ई नॉट कहलाता है बेटा पीक ईएमएफ। क्या कहलाता है, पीक ईएमएफ, या इसी को हम लोग ईएमएफ का एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं। इट इज ईएमएफ एम्पलीट्यूड। क्लास 11th में आप लोगों ने एक चैप्टर लास्ट में एकदम पढ़ा था, वेव्स एंड ऑसिलेशन। बोलो भाई, वेव्स नहीं पढ़ा? वेव्स एंड ऑसिलेशन में एक इक्वेशन आता है y बराबर a साइन ओमेगा टी। जितने लोगों को मैंने पढ़ाया था मैंने बताया होगा y बराबर a साइन ओमेगा टी। वो a क्या होता है, एम्पलीट्यूड। a क्या होता है, तो यहां पर भी वो ई नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, लेकिन किसका, ईएमएफ। तो ये ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है जिसको बोलते हैं ईएमएफ का एम्पलीट्यूड। तो इट इज द पीक ईएमएफ, और वी कैन से इट इज एम्पलीट्यूड ऑफ द ईएमएफ। क्लियर है? यहां से एक बात ये समझ में आया, अगर आप इस वाले ईएमएफ को ऑब्जर्व करो तो ये ईएमएफ बिल्कुल साइन थीटा की तरह बेटा चेंज होएगा। साइन थीटा का ग्राफ अगर आप लोग को याद हो तो साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। कितने लोगों ने ये ग्राफ पढ़ा है साइन थीटा? सबने पढ़ा ही होगा, देखा होगा। अगर साइन 0 की बात करें तो भाई साइन 0 0 होता है, यहां पर साइन 90 1 होता है, साइन पाई यानी 180 0 होता है, फिर ऐसे यहाँ पे साइन 2 पाई 0 होता है। यहां पर एक चक्कर बोलो पूरा होता है इसका, एक इसका जो है साइकिल कंप्लीट होता है यहां पर, और एक साइकिल में ये मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1 तक जाता है। इसीलिए कहा जाता है साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। अब अगर हम लोग ईएमएफ वाले एक्सप्रेशन को देखें तो ईएमएफ आया था E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब ये साइन ओमेगा टी बेटा 0 होगा तो बोलो ईएमएफ को भी 0 होना पड़ेगा। तो जब ये 0 तो ये भी 0। जब ये साइन ओमेगा टी 1 होगा मैक्सिमम, तब उस समय ईएमएफ को ई नॉट होना पड़ेगा, मतलब ईएमएफ फिर यहां पहुंच जाएगा एंड दैट वैल्यू विल बी ई नॉट। जब ये साइन ओमेगा टी यहां पर पाई होगा तो फिर से 0, जब ये यहां पर 2 पाई होगा फिर से 0, जब ये यहां पर होगा उस समय ये वैल्यू कितनी होगी, -1 मिनिमम, और जब ये -1 होगा तो ये -E0 होगा। इसका मतलब साइन थीटा का ग्राफ ऐसा है
लेकिन अगर यहाँ इसका इस ईएमएफ का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो दैट ग्राफ विल बी ऑल्सो लाइक दिस। सिर्फ डिफरेंस क्या है कि ये -1 से +1 है और ये ईएमएफ कहां से कहां तक है भाई, दैट विल बी +E0 टू -E0। क्या ये बात समझ में आई? बताओ भाई, इधर ओमेगा टी ले लें और इधर ईएमएफ ले लें तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। जैसे ये वाला ग्राफ किसका है, ये साइन थीटा का ग्राफ, इधर साइन थीटा लिया है और इधर थीटा लिया है, मतलब एंगल के साथ साइन थीटा कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो एवरीथिंग इज सेम, बस ये -1 से +1 और ये जाएगा -E0 से +E0। और चेक करो इस ईएमएफ को, चेक करो इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं करंट निकालूं तो करंट बराबर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना। ईएमएफ की वैल्यू बेटा हम लोगों ने निकाला E0 साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। E0 का मतलब हुआ मैक्सिमम ईएमएफ या ईएमएफ का एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस करेंगे तो क्या ये मैक्सिमम करंट आएगा? बोलो भाई। तो करंट का एक्सप्रेशन क्या बना, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और उस करंट को भी ऑब्जर्व करिए, दैट इज ऑल्सो लाइक दिस। बस करंट की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -I0, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है I0, और इधर हम लोगों ने ओमेगा टी को लिया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इससे ये समझ में आया कि सर अगर हम लोग यहां पर एंगल को चेंज करेंगे, अगर एंगल चेंज हो रहा है तो बोलो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ आया, इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं उसको, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ आया E0 साइन ओमेगा टी, उसी के करस्पॉन्डिंग जो करंट आया I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, दैट इज ऑल्सो वेरिएबल। क्लियर? इस करंट की दो खास प्रॉपर्टी जो यहां पे दिखाई पड़ रही है, सबसे पहली तो ये करंट हमारा फ्लक्चुएटिंग करंट है। कैसा करंट है? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब जो फ्लक्चुएट करे, जिसकी वैल्यू चेंज हो रही। और यहां पर देखो जैसे जैसे साइन ओमेगा टी चेंज होएगा वैसे वैसे करंट भी चेंज होता जाएगा, मैक्सिमम फिर जीरो फिर मिनिमम फिर जीरो फिर मैक्सिमम, ऐसे होगा ना, लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है, हर मूवमेंट पर चेंज हो रहा है। साथ ही साथ दिस करंट इज बाई डायरेक्शनल ऑल्सो, दिस करंट इज बाई डायरेक्शनल ऑल्सो। बाई मतलब दो, डायरेक्शंस मतलब आप समझ ही रहे हैं। इस करंट के दो डायरेक्शंस हैं, क्योंकि ये करंट पॉजिटिव में भी जा सकता है और ये करंट मतलब ये आगे भी जा सकता है और ये करंट पीछे भी जा सकता है। तो इसी करंट को बेटा बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? तो इसी चैप्टर से आपके ऑल्टरनेटिंग करंट की भी शुरुआत हो जाती है। ऑल्टरनेटिंग करंट कहां से शुरू होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इसी के जस्ट बाद हम लोग घुस जाते हैं सीधे ऑल्टरनेटिंग करंट, पूरा खूब डेप्थ में पढ़ाते हैं। क्लियर? तो ये भी एक तरीका हो गया जिसमें आपने एंगल चेंज करा के इंड्यूस्ड ईएमएफ लाए और इंड्यूस्ड करंट लाए। वो करंट बाई डायरेक्शनल है, फ्लक्चुएटिंग है, और ऐसे ही करंट को क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। इसीलिए इस चैप्टर के जस्ट बाद आप लोग को पढ़ाया जाता है ऑल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर, वहां पर डिटेल में बात करते हैं। वरना स्टार्टिंग में ही सोचो, जब हम लोगों ने डीसी सर्किट पढ़ा था, सेल और बैटरी वाला सर्किट पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, उसी के जस्ट बाद ऑल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ा देते। करंट तो वो भी था, करंट ये भी है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ना, ये आया कहां से। तो ये आया यहां से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने के कितने तरीके? तीन। क्या क्या? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, एरिया चेंज करो, एंगल चेंज करो। बोलो, एरिया और एंगल वाला काम हो गया। अब सिर्फ क्या बचा है? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना। और अगर मैग्नेटिक फील्ड आपने चेंज किया है तो एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा, दैट कॉन्सेप्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी करंट। एडी को हिंदी में बोलते हैं भंवर। एडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? भंवर। तो भंवर जो होता है वो एक इस तरीके का तूफान होता है जो ऐसे ऐसे पूरा घुमा देता है। साइक्लोन्स भी आप बोल सकते हो, ठीक। या कोई भी सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जब मूव करता है जिसकी स्पीड लाइट से ज्यादा होती है,
तो अपने आसपास, अपने पीछे वो एक कोनिकल डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। साउंड की स्पीड से तेज अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो इस तरीके का कोनिकल डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। ठीक, ये इस तरीके का एक शेप क्रिएट करता है, उसी शेप को हम लोग बोलते हैं एडी। वॉशिंग मशीन जब कपड़ा धो रही होती है तो आपने देखा होगा जो एक्सेस होता है, उस एक्सेस के जस्ट अगल बगल वाला जो थोड़ा स्पेस है वो खाली हो जाता है, देखा कभी पानी घूमते हुए। उसको दो तीन तरीके से हम लोग अपना एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तरीका तो सिंपल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मान लो सर आउटवर्ड लग रहा होगा इसलिए वो बाहर की तरफ जा रहा है ना। और वहां पर वो जो शेप क्रिएट हो रहा है वो शेप बिल्कुल एडी की तरह होता है। तो यहां पर होगा क्या कि हम लोगों ने एक मेटल का ब्लॉक लिया, ये आयरन का ब्लॉक हो सकता है, इस तरीके का आयरन का ब्लॉक है, और इस आयरन के ब्लॉक को ऐसी जगह पर रखा गया जहां पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां पर कुछ इस तरीके की वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड यहां पर थी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसी थी जो टाइम के साथ बढ़ रही है। दिस मैग्नेटिक फील्ड वी कैन से इट इज वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है फॉर एग्जांपल कि अगर टाइम बढ़ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रही है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ स्ट्रांग होती जा रही है तो आप सोचो ये भी मैग्नेटिक फ्लक्स को लगातार चेंज कराएगी। भाई मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। अगर बी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो भी तो बोलो फ्लक्स चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो यहां भी बोलो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। और जो सर्किट है, क्योंकि इस बार तो सर्किट की जगह पूरा का पूरा एक लोहा का ऑब्जेक्ट रखा है, आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसमें तो पूरे में बोलो करंट बहुत इजीली फ्लो हो सकता है ना, कंडक्टर है। तो इसमें जो करंट डेवलप होएगा वो करंट इसकी सरफेस पर इस तरीके का करंट डेवलप होता है जो उसके अंदर तक ऐसे पेनिट्रेट करता चला जाता है। मतलब अगर ये यहां पर आप अज्यूम करो कि ये कोई लोहे का कोई ईंट रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, नीचे की तरफ है, लेकिन बढ़ता चला जा रहा है, टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स लगातार बढ़ रहा होगा। और अगर फ्लक्स लगातार बढ़ रहा है तो इस पर जो करंट आएगा दैट करंट विल बी लाइक दिस, वो करंट अंदर की तरफ घुसता चला जा रहा है। और इसी तरीके का शेप आपको वर्लपूल वर्ड होता है, पहले वॉशिंग मशीन की कंपनी थी वर्लपूल, तो वो हो गया, या इसको भी बोलते हैं, इसको वर्लपूल भी बोला जाता है। तो कहने का मतलब ये जो करंट यहां पर क्रिएट हो रहा है जो कि उसके सरफेस पर है और अंदर पेनिट्रेट करता जा रहा है, और ये करंट इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि ये सब्सटेंस को रेड हॉट कर सकता है। मतलब इतना ह्यूज अमाउंट में ये करंट होएगा। मतलब दिस एडी करंट वी कैन राइट हियर, एडी करंट विल बी वेरी हाई इन मैग्नीट्यूड। एडी करंट का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी वेरी काम लग जाएगा। अगर हम कोई इंसान रख दें तो स्वाहा। अभी मैं ये भी बता रहा हूं कि वो कैसे होता है, वो इंसान वाला काम भी मैं आपको बताता हूं, है हम बताते हैं। एडी करंट जो होता है इसका मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि ये उस सब्सटेंस को रेड हॉट कर देता है। दैट सब्सटेंस बिकम्स रेड हॉट, एकदम रेड हॉट सब्सटेंस हो जाएगा। जैसे लोहे को एकदम जब हीट करो तो एकदम रेड कलर का हो जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही रेड हॉट वो सब्सटेंस हो जाने वाला है। ठीक, तो ये कभी भी जब हमें भट्टी बनानी होती है, जब हमको इंडक्शन फर्नेस बनाना होता है भट्टी, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज करते हैं। अब अगर यहां पर कोई इंसान रख दिया जाए, तो जैसे आपको पता है आजकल वो अंतिम संस्कार किया जाता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला, वही बन जाएगा। उस भट्टी में अगर किसी इंसान को हम झोंक देंगे तो क्या खत्म, और 5 मिनट नहीं लगेगा।
वो भी यही कॉन्सेप्ट है, सेम यही कॉन्सेप्ट है। वहां पर भी भट्टी का मतलब ही यही होता है ना, जहां पे हीट डेवलप हो। अब वो हीट, चाहे आप जैसे पेटीज जब बनाई जाती है तो पेटीज वाली भट्टी देखी कभी आपने? वो नॉर्मल कोयले वोयले से करके अपना हीट जनरेट कराते हैं, उसके अंदर अंदर तक उसको पेटीज इंसर्ट कर देते हैं और वो बेक हो जाती है। ठीक है, वो होता है बड़ा सा एक लकड़ी का, हमने देखा था बचपन में, मैं जहां रहा करता था मकान मालिक की पेटीज की और जीरा हीरा की दुकान थी, तो मैं नीचे जा करके देखा करता था उनके यहाँ। वो बड़ा सा एक लाठी जैसा डंडा था बड़ा सा, उसी से वो उसको अंदर इंसर्ट कर देते, उसी से खींच के बाहर निकालते थे। बड़ी सी भट्टी थी और उसमें आज भी उनके यहाँ बहुत सारी पेटीज और ये सब बनता है। ठीक, तो वहां पर भी भट्टी का कॉन्सेप्ट यही, लेकिन उनको टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। ये जो होगा, ये टेम्परेचर इतना ज्यादा होगा कि आयरन अगर आपने इंसर्ट किया तो वो आयरन थोड़ी देर के बाद रेड हॉट हो जाने वाला है। इसका मतलब ये बहुत ह्यूज अमाउंट में हीट डेवलप करता है। और खुद ही सोचो, अगर ये इतना ज्यादा हीट डेवलप करता है तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेस्ट कराएगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो क्या ये हमारे लिए डिजायरेबल है? नहीं। तो एडी करंट जो होता है, पहली बात, ये सर्किट में डिजायरेबल नहीं होता है। इट इज नॉट डिजायरेबल इन सर्किट। ये बेटा सर्किट में डिजायरेबल नहीं है। अगर ये सर्किट में प्रोड्यूस होगा तो समझ जाओ जो एनर्जी आप किसी और काम के लिए यूज करने वाले हो वो वहां फालतू में वेस्ट होने वाला है। क्लियर? अब अगर ये डिजायरेबल नहीं है तो हम लोग इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, तो हम इसके मिनिमाइजेशन पर आएंगे। ये एक पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। मिनिमाइजेशन करने का तरीका क्या है? अगर हीट एनर्जी है और मिनिमाइज करना है कि कम से कम हीट का लॉस हो, तो फिर यहां पर आप इसका क्या करेंगे? इंसुलेशन। हम इसका क्या करेंगे? इंसुलेशन करेंगे भाई। इसमें कुछ ऐसा इंसुलेटिंग सब्सटेंस लगाकर इंसुलेट करेंगे कि हीट बाहर ना जाए। तो मिनिमाइजेशन में लिखा हुआ है, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लैमिनेटेड कोर विच कंसिस्ट ऑफ थिन शीट्स ऑफ मेटल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो इसका हम लैमिनेशन करेंगे। लैमिनेशन कह लो या इंसुलेशन कह लो, बात एक ही है। इसको थर्मली इंसुलेट अगर आप करोगे तब जो है इसका मिनिमाइजेशन किया जा सकता है। दूसरी बात, अनडिजायरेबल इफेक्ट्स क्या है? दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड आयरन कोर ऑफ रोटेटिंग आर्मेचर्स ऑफ द मोटर। जो कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर होती है, मोटर के अंदर इस तरीके का एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है। किसी भी जनरेटर में प्रोड्यूस हो जाता है और ट्रांसफार्मर में भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो एडी करंट कहां कहां आपको मिलेगा भाई? मोटर्स में, जनरेटर्स में और ट्रांसफार्मर्स में। मोटर में, जनरेटर में और ट्रांसफार्मर में, तीनों में एडी करंट प्रोड्यूस होता है और ये हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। इसको हम वहां पर लाइक नहीं कर रहे हैं, बट मजबूरी में ये है तो है, एनर्जी का लॉस ये वहां पर करा रहा है। ट्रांसफार्मर जब आप लोग अभी आगे डिटेल में पढ़ोगे, शायद आपके सिलेबस में नहीं है, मैं चेक कर लूंगा, लेकिन अगर सिलेबस में होगा आप पढ़ोगे, इसमें 6 तरीके के लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। 6 तरीके की एनर्जी का लॉस होता है, जिसमें से एक एनर्जी का लॉस ये भी है जिसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट लॉस। तो इस तरीके के एडी करंट प्रोड्यूस होने की वजह से ट्रांसफार्मर में लगातार हीट एनर्जी वेस्ट होती रहती है। हमारा काम वहां पर है लो करंट को, लो वोल्टेज करंट को हाई में कन्वर्ट करना या हाई वोल्टेज करंट को लो में कन्वर्ट करना, लेकिन वहां पर हीट एनर्जी के रूप में एनर्जी का लॉस होता है। किसका? नहीं, इसका तो कोई ऐसा खास रीजन नहीं है, लेकिन यहां पर एक कॉन्सेप्ट ये है कि जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, वो लेफ्ट हैंड रूल से ही हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, है ना, और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम लोग इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालते हैं। क्लियर? दो चीजें हैं, लेफ्ट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन और राइट हैंड रूल से इंड्यूस करंट। अगर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन देखो, चाहे इसमें देखो चाहे इसमें देखो, दोनों में ही सोचो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है हमेशा करंट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो फिर आप ही बताओ इसके परपेंडिकुलर करंट होना कैसे हो सकता है भाई? अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है तो फिर यही प्लेन तो बचा जो इसके परपेंडिकुलर है। बोलो यार, अगर ये मान लो जेड एक्सिस है तो जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन कौन हुआ? एक्स वाई। तो यही तो प्लेन हुआ एक्स वाई। अब एक्स वाई प्लेन में अगर करंट फ्लो होना है तो कैसे फ्लो होगा?
बात समझ में आया? ताकि वो कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बना रह सके। क्लियर? तो इस वजह से इसका ऐसा शेप होता होगा। फिलहाल ये अनडिजायरेबल है, कहां कहां पर प्रोड्यूस होता है मैंने वो भी आपको बता दिया। अब आया आपदा में अवसर, कि अगर कोई चीज हमारे लिए यूजलेस है, हमारे लिए वेस्टेज है, हमारी एनर्जी का वेस्ट करा रहा है, तो वहां पर हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं भाई? तो ऐसे में उसको यूज करने का तरीका है, सबसे पहला इंडक्शन फर्नेस। सबसे पहला एडी करंट का एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन में सबसे पहला हो गया इंडक्शन फर्नेस। इंडक्शन फर्नेस का मतलब वही हो गया बेटा भट्टी। अगर हमें कोई भट्टी ऐसी बनानी है जहां पे हम किसी मेटल को पिघलाना चाहते हैं या उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा करके उसको हम रीशेप करना चाहते हैं, तो ऐसे में ये इंडक्शन फर्नेस यूज होता है, जहां पर मतलब सेकेंड्स में, विद इन सेकेंड्स आपका डिजायर्ड टेम्परेचर आपको मिल जाए। नॉर्मली कोयले वाला अगर भट्टी है या कोई और है तो उसमें समय लगेगा, जब उतना कोयला जलेगा उतनी हीट डेवलप होगी तब वो टेम्परेचर आएगा, और वो भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। यहां पर क्या है कि जो हमें चाहिए, जितना हमें चाहिए उतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराएंगे, उतना चेंज कराएंगे, उतना ही वहां पे हम करंट डेवलप करा लेंगे। ये टोटली आर्टिफिशियल प्रोसेस है, तो अपने हिसाब से चलेगा जैसा हमें रिक्वायर्ड होगा। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग मतलब जब किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ज्यादा हो रही हो, जहां हमें रिक्वायर्ड नहीं है, उतना करंट डेवलप हो रहा है जो हमें रिक्वायर्ड नहीं है, उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है हमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो फिर वहां उसकी डैम्पिंग कराई जाती है। उस एनर्जी को फिर एडी करंट के फॉर्म में लॉस करा दिया जाता है, कि थोड़ा लॉस हो जाए ताकि थोड़ा सा बैलेंस यहाँ पे बराबर हो जाए। ऐसे ही इंडक्शन ब्रेक्स आते हैं, है ना? तो इसमें इलेक्ट्रिक ब्रेक्स है और स्पीडोमीटर्स है। तो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक ब्रेक्स, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और अगला है ब्रेक्स में भी, अब जरा समझो, जैसे जो बहुत फास्ट मूविंग व्हीकल्स होते हैं, जैसे अभी ट्रेन में भी आपसे बोला जाए बुलेट ट्रेन, ठीक? अब बुलेट ट्रेन जो कि 500, 600, 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इंडिया में तो चल भी नहीं रही है, ठीक है? अगर इस तरह की हम लोग ट्रेन्स की बात करें तो वो ट्रेन्स में ऑब्वियस है जो ब्रेक्स लगेंगे, वो ब्रेक साइकिल के गुटके वाला तो लगेगा नहीं कि आपने दबाया हो रुक गया ट्रेन। अब जो ट्रेन इतना फास्ट मूव कर रही है, देखो साइकिल के गुटके की मैंने बात इसलिए किया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सभी गाड़ियों को रोकने में कहीं ना कहीं यूज होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बड़ी बड़ी गाड़ियों को भी रोकने में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। हम लोग की गाड़ियों में भी जो लगा हुआ है उसमें भी एक ब्रेक पैड होता है, वो ब्रेक पैड ब्रेक लगाते लगाते साल 2 साल में घिस जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही साइकिल में होता है, साइकिल में आपने लगाया, वो 4-6 महीना 8 महीना शायद चलता है, फिर वो घिस जाता है, तो वो गुटके बदलवा दिए जाते हैं 10-20-50 रुपए में, है? हाँ, उतना भी नहीं चलता, 2-4 महीने मान लो खराब हो जाता है। कार वार में जो लगा होता है थोड़ा और तगड़ा होता है, और वो मेटेलिक पैड्स होते हैं, तो उनको जब वो लोग लगाते हैं तो वहां पर भी यही है कि फ्रिक्शन की वजह से वो रगड़ रगड़ के गाड़ी को रोकता होगा, लेकिन उसी की वजह से वो डैमेज होता जाता है। लेकिन अब जो गाड़ी खुद ही 700-800 की स्पीड में, वो भी इतनी बड़ी गाड़ी जिसका मोमेंटम इतना भयंकर होगा, उसका मास सोचो कितना रहा होगा, ठीक? और उसमें पैसेंजर बैठा है, हजारों पैसेंजर बैठा है, उसकी स्पीड भी ज्यादा है, तो उसका मोमेंटम बहुत ह्यूज रहा होगा। तो ऐसी गाड़ियों को रोकने में फिर हम लोग वहां पर भी डैम्पिंग यानी कि इलेक्ट्रिक ब्रेक्स का यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इंडक्शन मोटर्स वगैरह होते हैं। तो कुछ 2-4 नाम आप जो है इसके पढ़ लीजिएगा। इंडक्शन मोटर्स 2-4 एप्लीकेशन केवल ऐसे हमें पता होने चाहिए, बाकी इसके बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती है कभी भी, ठीक? आपसे यही पूछा जाता है एडी करंट क्या है, कहां कहां पर ऑब्जर्व किया जाता है, मिनिमाइजेशन कैसे करोगे, और एप्लीकेशन क्या है। तो ये 3-4 चीजें एक साथ पूछी जाती हैं, तो तीनों चारों चीज आप एक साथ जो है लिखकर बताएंगे। इसका नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, बढ़िया साफ सुथरा लिखा हुआ है, सेम एज इट इज। आप वहीं से देख करके डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, ठीक? और उसको अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा, समझा हमने आपको दिया ही है, क्लियर? अब इसके बाद का जो प्रोसेस है इस चैप्टर में, दैट प्रोसेस इज सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। ये लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जो कि यूज होता है।
सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। देखो, अगर एक कॉइल है और इस कॉइल में हम लोगों ने एक सेल कनेक्ट किया और इसमें एक हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस यानी कि रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया, ये समझते हैं? रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस समझ लो। अगर बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा तो सर्किट का रेजिस्टेंस लगातार चेंज हो रहा है, अगर रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो सर्किट से जो करंट निकलेगा बोलो वो भी चेंज हो रहा है। और ये एक लगा हुआ है कोई कॉइल, जैसे ही इधर से करंट जाएगा बोलो कॉइल से करंट ऐसे ऐसे घूम घूम करके पास होगा। इनिशियली जब करंट जीरो था, जब कॉइल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, आप सबको पता है करंट कैरिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब इनिशियली करंट ही नहीं था तो मैग्नेटिक फील्ड कितना था? जीरो। मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था? जैसे ही स्विच ऑन किया बोलो तुरंत कुछ करंट आया, जैसे ही कुछ करंट आया तुरंत मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तुरंत मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। जो फ्लक्स एकदम से जीरो था वो एकदम से कुछ बढ़ के वैल्यू उसकी कुछ आ गई, तो सडनली फ्लक्स बढ़ा। अगर फ्लक्स बढ़ा तो वहां पे क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर सर्किट क्लोज्ड है तो क्या आएगा? इंड्यूस्ड करंट। तो यहां पर जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तुरंत इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा और एक इंड्यूस्ड करंट आएगा, और इंड्यूस्ड करंट जो होगा वो ओरिजिनल वाले करंट का क्या करेगा? अपोज। ये आप लोगों ने लेंज लॉ में बोलो पढ़ा है। सो दैट विल बी इंड्यूस्ड करंट दैट विल अपोज द ओरिजिनल करंट। इसीलिए कई बार जब हम लोग किसी स्विच को ऑन करते हैं जिसमें थोड़ा ठीक ठाक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होने वाला है, जैसे एसी का स्विच हो, फ्रिज का हो, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो जिसमें थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जाने वाला, जैसे ही ऑन करो उसमें कुछ स्पार्किंग हल्की सी, जैसे पानी वाला मोटर है उसको ऑन करो तो ऐसी स्पार्किंग वहां पे समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? क्योंकि जस्ट स्टार्ट करने से पहले, स्विच दबाने से पहले करंट कितना है? जीरो। मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो। जैसे ही ऑन करेंगे बोलो सडनली करंट आएगा, सडनली मैग्नेटिक फील्ड आएगा, सडनली मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, और तुरंत वहां पर क्या आएगा? इंड्यूस्ड करंट, जो कि ओरिजिनल करंट का अपोज कर रहा है। और अगर वो अपोजिशन होगा तो वहां पे स्पार्किंग इस तरह की हमें देखने को मिलेगी। बात समझ में आया? इसी प्रोसेस को बेटा बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। So what is self-induction? It is the process of generation of induced EMF and induced current in a coil when current flowing in the coil is changing. मतलब अगर इस कॉइल से फ्लो होने वाला करंट अगर ये चेंजिंग है, if the current is changing, then if the current is changing, then there must be induced EMF and induced current in the circuit, in the coil, which is opposing the original current. Is it clear? तो self induction क्या होता है? ये बात क्लियर एकदम पूछा जाता है, what is self induction? So self induction is the process of generation of induced EMF and induced current opposite to original current when the current starts flowing in a coil. किसी भी कॉइल में जब करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करंट आता है, उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब खुद में, अपने में, तो अपने में ही करंट जा रहा है और अपने में ही अपोजिशन हो रहा है सेम बॉडी में। बात समझ में आई? उस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्शन। और सेल्फ इंडक्शन के केस में सोचो, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल, चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल, कॉइल के फ्लक्स में चेंज क्यों हुआ? बताओ। क्योंकि करंट आया, इंड्यूस तो बाद की बात है। कॉइल का फ्लक्स चेंज क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला करंट गया। इनिशियली जब ये करंट जीरो था तो बोलो फ्लक्स भी जीरो था। जब करंट जीरो था तो फील्ड और फ्लक्स भी जीरो था। जैसे ही कुछ करंट आया बोलो वैसे ही तुरंत कुछ फ्लक्स भी आया। तो चेंज इन फ्लक्स क्यों हुआ है? ड्यू टू करंट। इसीलिए तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड करंट आया जो कि ओरिजिनल वाले करंट का अपोज कर रहा है। बोलो यार, लेंज ने यही कहा था कि जो कारण होगा, जो कॉज होगा उसका अपोज कराएंगे भाई। ठीक, तो उसका अपोज हो रहा है। कारण यही था कि ये करंट इधर आया तो उसने कहा नहीं हम इधर फ्लो होंगे, हम अपोजिशन करेंगे। सो डेल्टा फाई इज प्रोपोर्शनल टू करंट, सो डेल्टा फाई
इज इक्वल टू एल आई। ये एल आपको पता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। दिस एल इज ऑल्सो नोन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू एल आई। कोई डाउट हो इसमें तो बताओ। सो एल इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आई। सेल्फ इंडक्शन जो है, सेल्फ इंडक्शन का जो कोफिशिएंट है वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट के बराबर होता है। तो फाई इज इक्वल टू एल आई, सो एल इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन आई। कोई डाउट हो तो बताइए। आपसे अगर मैं कहूं कि भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू बताओ, अगर चेंज इन फ्लक्स है एल आई के बराबर, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बेटा कितना आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर दैट विल बी E इज इक्वल टू माइनस का डी फाई ओवर डी टी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया माइनस का डी बाई डी टी ऑफ एल आई। एल कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो ईएमएफ आ गया माइनस का एल डी आई ओवर। कोई डाउट? ये किसी भी कॉइल का ईएमएफ है। जैसे आप लोग को मैंने स्टार्टिंग में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना शुरू किया था, तो वहां पर मैंने कहा था इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं, या तो एक्टिव या तो पैसिव। एक्टिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, पैसिव वो होते हैं जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। दे आर कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो यहां पर जरा ध्यान से समझो, कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी में मैंने आपको तीन बताया था। सबसे पहला क्या बताया था? रजिस्टर। किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो ईएमएफ होता है या पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्या वो V बराबर आई आर है? किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? V बराबर Q बराबर CV, तो V बराबर Q बाई। और तीसरा है किसी भी इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कितना है, तो दैट ईएमएफ इज माइनस का एल डी आई बाई। आप में से जिस भी बच्चे ने पूरे नोट्स लिखे हो वो अपनी कॉपी को पलट करके चेक कर सकता है। मैंने आपसे लिखवाया है, आपको समझाया है कि करंट वो होता है, सॉरी रजिस्टर वो होता है जो करंट को अपोज करे। रजिस्टर वो होता है जो करंट को अपोज करे। कैपेसिटर वो होता है जो करंट को यानी कि एनर्जी को स्टोर करे। क्लियर? और इंडक्टर वो होता है जो करंट में होने वाले चेंज को अपोज करे। चेक करिए, आपने लिखा है इट अपोजेस द वेरिएशन इन करंट, इट अपोजेस द चेंज इन करंट, ऐसे ही लिखा होगा आपने सेम। तो यहां पर आप चेक करो, अगर करंट में चेंज हो रहा है तभी तो डिफरेंशिएशन की कुछ वैल्यू आएगी, तभी तो कुछ ईएमएफ आएगा। अगर करंट कांस्टेंट हो, सोचो अगर करंट कांस्टेंट हो तो डी आई बाई डी टी कितना होगा? जीरो। तो ईएमएफ भी कितना आएगा? जीरो। तो ये यूजलेस है। मतलब अगर कोई कॉइल है और उस कॉइल में आप कांस्टेंट करंट भेजो, आई करंट ही फ्लो हो रहा हो लगातार, तो इट इज यूजलेस, किसी काम का नहीं। कॉइल का काम तब समझ में आता है जब कॉइल में फ्लो होने वाला ये करंट कैसा हो? चेंजिंग करंट हो, वेरिएबल करंट। और करंट चेंज होगा कैसे? जब रेजिस्टेंस चेंज कराओ या फिर ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दो। बोलो यार, या तो रियोस्टेट लगाओ, अगर बैटरी यूज करनी है तो रियोस्टेट लगाओ, नहीं तो ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दो, सबसे बढ़िया। ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा चेंज होता रहता है, वो चेंज होता रहेगा तो उसको डिफरेंशिएट जब आप करोगे तो कुछ ना कुछ ईएमएफ लगातार इसका आता ही रहेगा। कुछ समझ में आया? ठीक। अब इसके बाद हम लोग से पूछते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। किसी भी बड़े से सोलेनॉइड में
क्या सेल्फ इंडक्टेंस होता है। तो जरा सोचो, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बेटा क्या है? L इज इक्वल टू, ऐसे ही कुछ होता है भाई, फाई बराबर एल आई, तो L बराबर फाई अपॉन, सही है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, सही है। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे मिलेगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड B है, एरिया A है, नंबर ऑफ टर्न्स N है, तो N BA डिवाइडेड बाई I, सही है। किसी भी, और ये बात किसके लिए हो रही है? सोलेनॉइड के लिए। किसी भी सोलेनॉइड में जरा सोचो, किसी भी सोलेनॉइड में उसके अंदर इस रीजन में क्या मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है? कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके अंदर वाले इस रीजन में? मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है भाई? B बराबर N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, तो दैट इज कैपिटल N बाई, सही है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बेटा कितने होंगे यहां? दैट विल बी स्मॉल n इंटू, तो इसका हम लोग यहां पर यूज करेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमें पता ही है, स्मॉल n इंटू L, करेक्ट है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? म्यू नॉट n आई। एरिया A मान लो, या अगर रेडियस गिवन हो क्वेश्चन में तो पाई आर स्क्वायर मान लेना, डिवाइडेड बाई आई। आई से आई कैंसिल, तो बेटा सेल्फ इंडक्टेंस कितना आया? म्यू नॉट n स्क्वायर A इंटू L। कोई डाउट हो इतने में तो बताइए भाई। म्यू नॉट n स्क्वायर L इंटू A। एरिया इंटू लेंथ को हम लोग वॉल्यूम भी लिख सकते हैं जहां रिक्वायर्ड हो, या हो सकता है किताब में आपको स्मॉल n की जगह कैपिटल N के टर्म्स में फॉर्मूला दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल n बराबर क्या होता है? कैपिटल N बाई L। तो अगर कहीं जरूरत पड़े तो आप स्मॉल n की जगह कैपिटल N बाई L लिख लेना, तो ये L स्क्वायर नीचे बनेगा, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा यार। देखो मैं लिख दे रहा हूं, सेल्फ इंडक्टेंस का एक फार्मूला आपके पास और आ सकता है, म्यू नॉट कैपिटल N बाई L का होल स्क्वायर A इंटू L। सो इट कैन बी रिटन एज म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A बाई। क्या ये बात 100% समझ में आ गई? तो किसी भी कॉइल का, ये जो कॉइल है इसका सेल्फ इंडक्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा? सेल्फ इंडक्टेंस किस पर कर रहा है? इट इज डिपेंडेंट ऑन, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बोलो सेल्फ इंडक्टेंस उतना तेजी से बढ़ेगा। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल ऑल्सो। ये वाला एरिया, ये एरिया बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ठीक। एंड दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द दैट मटेरियल। उस मटेरियल का, उस सोलेनॉइड का जो लेंथ है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन मटेरियल का ये जो म्यू नॉट है इस पर भी डिपेंडेंट है। अगर म्यू नॉट लिखा है मतलब अंदर क्या भरा है? वैक्यूम, बोलो यार। और अगर वैक्यूम ना हो, हम बोले इसमें लोहे की एक रॉड रख दी गई, फिर दैट विल बी म्यू n स्क्वायर A बाई L। और वो म्यू क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो फॉर्मूला क्या है उसका? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर क्या होता है? रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी को 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी लिख सकते हैं, याद करो यार। रिलेटिव परमिएबिलिटी को, म्यू आर को 1 प्लस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी लिख सकते हैं भाई, क्लियर है? तो हो सकता है बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का भी दिया जाए, तो वहां से हम फिर पहले म्यू आर निकालेंगे -1 करके, ठीक, मतलब +1 करके उसमें म्यू आर आएगा, म्यू आर का मल्टीप्लाई कर देंगे म्यू नॉट में। तो यही फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? म्यू नॉट म्यू आर n स्क्वायर A बाई
कोई डाउट हो, जरा भी डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर? तो आज फिलहाल इतना ही रखते हैं। उधर नहीं, उधर जाओ और उसमें देखो स्टॉप, राइट साइड में नीचे देखो।